नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार छत्तीसगढ़ की राजनीतिक चर्चा के लिए आज मैं फिर अपने सहयोगी अखबार के राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ यहाँ मौजूद हूँ। लोकसभा चुनाव पर हमने चर्चा शुरू की है कल से। कल हम छत्तीसगढ़ की 11 में से 4 सीटों पर चर्चा कर पाए थे, जिन पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के उम्मीदवार आमने सामने अब साफ हो गए हैं। ऐसा लगता नहीं है कि इनमें से कोई उम्मीदवार बदलेगा। यहाँ भाजपा के उम्मीदवार तो आज से 25-26 दिन पहले 11 के 11 एक साथ पेश कर दिए गए थे। उनका तो शायद प्रचार सामग्री भी छप गई होगी। उनका हर जगह, हर मतदान केंद्र तक उम्मीदवार खुद या पार्टी के दूसरे नेता जा चुके होंगे। प्रचार के मामले में भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे निकल गई है। कांग्रेस ने अपने 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को भुला ही दिया था। हमने कल भी बतलाया था कि एक बड़े वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रदीप चौबे, उन्होंने फेसबुक पर लिखा भी था कि 6 नहीं भाई 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, दिल्ली वाले भूल गए हैं क्या। ये नौबत कांग्रेस में आ गई थी। 25 दिन भाजपा जैसी पार्टी के सामने गंवा देना ये छोटी बात नहीं थी, बहुत खराब नौबत थी ये। खैर, हमने कल जो चर्चा की थी उसमें 4 सीटों पर हमने बात की थी। 2 सीटें दक्षिण छत्तीसगढ़ की थी जो कि आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, बस्तर और कांकेर, और उत्तर छत्तीसगढ़ की 2 सीटें हमने उन पे चर्चा की थी। दोनों भी आदिवासी सीटें हैं, एक सरगुजा है, एक रायगढ़ है। आज हम आगे इस बात को बढ़ा रहे हैं बिलासपुर से। बिलासपुर में कांग्रेस के कैंडिडेट बड़ी देर से घोषित हुए, इसलिए हम चर्चा पहले सबसे आखिर में नाम आया है बिलासपुर में। कांग्रेस के जो 4 कैंडिडेट थे उनमें बिलासपुर भी एक शामिल है। इसमें देवेंद्र सिंह यादव, आमतौर पे उनको लोग देवेंद्र यादव के रूप से जानते हैं, और वो भिलाई से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत मामूली, थोड़े से, कुछ 2000 या ऐसे कुछ वोटों से वो वहाँ से जीते हैं, और लगातार वो ईडी के कई तरह के मामलों में फंसे हुए हैं। उनके घर पे ईडी का छापा भी पड़ा, उनकी गवाही भी हुई। वो शायद नीचे से ऊपर तक, हाईकोर्ट तक का तो मुझको याद है कि वो पहुंच चुके हैं, एंटीसिपेटरी जमानत मांगते हुए, अग्रिम जमानत मांगते हुए, जो मिली नहीं है उसको कहीं से। कुछ करोड़ रुपए उनको सूर्यकांत तिवारी नाम के कांग्रेस के एक उगाही मास्टर के बही खातों में लिखा हुआ मिला है देवेंद्र यादव के नाम से। विवादों में घिरे हुए हैं, कानूनी परेशानियां कम नहीं हैं। जिस तरह की दिक्कतों में दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आबकारी मंत्री, वहाँ के चर्चित सांसद, आम आदमी पार्टी के ये 4 लोग जेल में पड़े हुए हैं बिना जमानत। कुछ वैसी ही परेशानी जो है छत्तीसगढ़ में भी कुछ कांग्रेस उम्मीदवारों के ऊपर मंडरा रही है। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आज की चर्चा आगे बढ़ाने के पहले। कल हमने बस्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार कवासी लखमा के बारे में बात की थी। जो छत्तीसगढ़ में शराब कांड जो हुआ है पिछली सरकार के समय, उसमें कवासी लखमा का भी नाम है। कितना पैसा मिलता था? शायद 50 लाख रुपया महीना या कुछ मिलता था। खैर, तो देवेंद्र सिंह यादव मौजूदा विधायक कांग्रेस के भिलाई से, इनको कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर से अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, दूर भेजा है। लेकिन कई पार्टियां दूर भेजती है, उसी भिलाई से और दूर भेज दिया है भाजपा ने सरोज पांडे को कोरबा में। इसलिए कौन परदेसिया किसी को कहे वो ठीक नहीं है, सभी परदेसियां हैं यहाँ पे। तो मैं शशांक के साथ आज जिन सीटों पर बात करने के लिए आपके बीच यहाँ हूँ, शशांक, ये जो बिलासपुर से हम बात शुरू कर रहे हैं जी, यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह यादव जी और भाजपा के उम्मीदवार तोखन साहू पहले लोरमी से भाजपा के विधायक थे जी।
अरुण साव को टिकट देने के लिए, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको विधानसभा चुनाव में लोरमी से टिकट देने के लिए तोखन साहू की टिकट काटी गई थी। उसके बाद इनको भाजपा के प्रदेश किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया था। एक थोड़ा सा महत्व दिया गया था, लेकिन तोखन साहू को इस बात का अंदाज था कि उनको शायद लोकसभा लड़ने के लिए कहा जा सकता है। याद है ना आपको? वो हमारे दफ्तर आए थे चाय पीने के लिए, चाय हालांकि पीते नहीं है वो, तो उस वक्त उनसे बात हुई थी मेरी। बहुत ही सरल और सीधे व्यक्ति हैं। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पर देवेंद्र सिंह यादव और तोखन साहू, क्या माहौल बन रहा है बिलासपुर में? थोड़ा सा कोई विरोध भी कल शुरू हुआ है देवेंद्र यादव का। देखिए, देवेंद्र यादव की उम्मीदवारी, देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया जाना कई मामलों में काफ़ी चौंकाता है। हाँ। चौंकाता ये है कि कोल स्कैम में इनका नाम है। हाँ। आरोपी है। हाँ। आपको याद होगा, ये विधानसभा चुनाव के पहले तक इनका नाम आ गया था। हाँ। आरोपी थे, ईडी की रेड पड़ी थी। ये और इनके भाइयों से, भाई धर्मेंद्र यादव से घंटों पूछताछ की थी। उसके बाद भी जो 2 विधायक थे जिन पर ईडी के चार्जशीट में नाम था, देवेंद्र यादव और दूसरे चंद्रदेव राय। हाँ। चंद्रदेव राय को तो टिकट नहीं मिली, लेकिन इनको मिल गई। ये 1500 के आसपास, 1500 के आसपास ये चुनाव जीत गए। अच्छा। कम वोटों से ही जीते, लेकिन जीत गए। दुर्ग में दूसरे प्रेम प्रकाश पांडे को हराया इन्होंने। प्रेम प्रकाश पांडे को हराया। पाटन के बाद, सीएम के बाद दूसरे विधायक थे, जो प्रत्याशी थे, जो जीते। हाँ। दुर्ग जिले में पूरा जिला नहीं तो सूखा है कांग्रेस का। अब उससे भी बड़ी बात यह है कि लोकसभा में उनको प्रत्याशी बना दिया गया। तब जब उनके खिलाफ चालान पेश हो चुके हैं, अग्रिम जमानत के लिए वो लगातार आवेदन कर रहे हैं, जो रिजेक्ट हो रही है। ये अब इसके पीछे कहानी ये है कि जो बात समझ में आई है, मोटे तौर पे डाटा क्वारंटिफाइबल आयोग की रिपोर्ट, जिसमें ये माना जा रहा है कि ये कहा गया है जो है कुर्मियों के मुकाबले भी ज्यादा है। साहू समाज के बाद दूसरी बड़ी आबादी है। हाँ। एक टिकट देना है। हाँ। ये मोटे तौर पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई थी। तो स्थानीय, चूंकि आपको बता दूं, बड़े जो यादव लीडर हुए हैं। हाँ। आपको वो बिलासपुर संभाग से हुए। बिल्कुल। आपको याद होगा BR यादव। बिल्कुल। अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री रहे। हाँ। हालांकि वो भी माड़ोताल वगैरह किसी केस, माड़ोताल घोटाले में थे वो, प्यारेलाल कंवर जी। हाँ। लेकिन बड़े नाम तो हैं। हाँ। रहे हैं, पत्रकार थे। हाँ। अब ये नाम जैसे आया तो वहाँ काफी विरोध के स्वर हुए। हाँ, कि भाई यादव को ही देना था, तो हमारे पास यादव नहीं है क्या? यादव नहीं है, और उससे बड़े नाम भी हैं। बड़े नाम भी एक तो खुद महापौर भी यादव हैं, राम शरण यादव। हाँ। हालांकि निलंबित हो गए थे, लेकिन कुछ समय पहले बाहर। हाँ। दूसरा जो बड़ा नाम था वो भुवनेश्वर यादव का। हाँ। जो BR यादव के दामाद हैं। हाँ। और विधानसभा चुनाव लड़े हुए, उनका अच्छा जनाधार भी है उधर। तीसरा एक विष्णु यादव का नाम बहुत चर्चा में आया, ये पार्षद रहे हुए। ये चरणदास महंत नाम लेते थे क्या? महंत जी ने उनका नाम बढ़ाया था, और नेताओं की सहमति थी, या भुवनेश्वर यादव को कर दो या फिर विष्णु यादव को। यानी यादव को देना है, तो हमारे पास बिलासपुर संसदीय सीट में यादव हैं जी, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना था। बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है आपको, ये भूपेश बघेल के बहुत करीबी माने जाते हैं देवेंद्र यादव? बघेल से ज्यादा, बघेल से करीबी तो हैं स्वाभाविक तौर पर शुरुआत में, लेकिन ये बड़ा तेज लीडर है। ये उतने ही TS सिंहदेव से बना के रखते हैं ऐसा, और उतना ही मतलब राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रभारी सचिव जो चंदन यादव, इन्होंने ही इनका नाम बढ़ाया बड़ा योजनाबद्ध तरीके से, और फिर सबके नाम पे मुहर लग गई। राहुल गांधी की पदयात्रा में, ये न्याय यात्रा में बड़ा सहयोग किया। हाँ। खर्चे वर्चे काफी उठाए भी। तो ये खर्चा क्या उसी में से उठाए क्या? वो जो क्या नाम है इसका, एक सूर्यकांत तिवारी कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस का उगता हुआ सूरज छाप का जो नेता है जी, जो रंगदारी वगैरह वसूलता था जी, उससे जो पैसा मिला था देवेंद्र यादव को, कुछ 3 करोड़ रुपया या कुछ उनके नाम पे दर्ज है। तो क्या उसमें से भी पैसा खर्च हुआ था न्याय यात्रा में? पैसा खर्च नहीं, वो तो भारत जोड़ो यात्रा में। हाँ। इसके अलावा ये सीधे संपर्क में रहे हैं, और युवक कांग्रेस
NSUI का बैकग्राउंड है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ टिकट को लेके उनका दूर दूर तक बिलासपुर से कोई नाता नहीं रहा। ये पहला मौका, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। एक ही संबंध मेरे को दिखता है कि जो पटरी जो है जो भिलाई से निकलती है, भिलाई को क्रॉस करते हुए वो बिलासपुर तक पहुंचती है। तो आप जो बोल रहे हैं सीधा संबंध नहीं है, मुझको लग रहा है कि बिल्कुल पटरी का संबंध है ये। दोनों एक ही पटरी पे बसे हुए शहर हैं, बिलासपुर और वो। इनको कार से भी नहीं जाना पड़ेगा, ये ट्रेन में बैठ के आ जा सकते हैं बिलासपुर। जी, तो खैर ये देवेंद्र यादव का नाम डिक्लेयर किए हैं, तो उसके बाद से विरोध है। एक चीज़ मुझको थोड़ा समझाओ आप। जी, भूपेश बघेल कैंडिडेट हैं राजनांदगांव से कांग्रेस के। जी, भूपेश बघेल का नाम भी महादेव ऐप में EOW के चार्जशीट में या FIR में है इनका नाम। जी, एक भूपेश बघेल जो है 5 साल पहले, 5.5 साल पहले के सेक्स CD केस में जमानत पे हैं। जी, पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री का उनका जमानत पे निकला। जी, मेरे ख्याल से वो और विनोद वर्मा दोनों ही सेक्स CD केस में जमानत पे हैं। जी, ऐसा ही है? बिल्कुल, जमानत हो तो नहीं गई इनकी? नहीं, जमानत पे है। जमानत पे है, यानी कोई केस तो आगे नहीं बढ़ा है 5 साल में। दूसरा कवासी लखमा। जी, कवासी लखमा का नाम किसी न किसी FIR या चार्जशीट में है। जी, FIR में। FIR में है कि पैसा लेते थे या इनको मिलता था पैसा। जी, ये कवासी लखमा का हो गया। जी, एक शिव डहरिया खड़े हुए हैं जांजगीर चांपा से। जी, इनका भी नाम कहीं पे है? चर्चा में है। चर्चा में शिकायत, चर्चा में है, सीधा सीधा नहीं है। जी, तो ED के मामले वाले कोई और कैंडिडेट भी हैं क्या कांग्रेस के, कि यही 2 लोग? ये देखिए, इनका मामला थोड़ा सा और एक एडवांस स्टेज में आ गया है। इनके खिलाफ तो FIR ही हुआ है। हाँ, ये तो जमानत पे मामले में आ गए हैं। जमानत खारिज भी हो चुकी है। तो अभी गिरफ्तारी की तलवार भी अटकी हुई। जिस समय विधानसभा में देवेंद्र यादव को टिकट दी गई थी जी, उस समय भी थोड़ी हैरानी हो रही थी। हम लोगों को लग रहा था कि शायद कांग्रेस इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएगी कि देवेंद्र यादव को टिकट दे। जी, लेकिन जो भी है, आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कुछ तरह से जोड़ घटाना कुछ किया होगा। जी, शारीरिक रूप से वहां गए होंगे, आर्थिक रूप से जुड़े होंगे, जो भी होगा मुझको नहीं मालूम है। मुझको जरा भी नहीं मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा में देवेंद्र यादव ने क्या क्या जोड़ा है। जी, लेकिन अगर विधानसभा की टिकट उनको मिली तो मेरे हिसाब से अटपटा फैसला था पार्टी का। वहां से दूसरे कैंडिडेट थे पार्टी के पास। ये एक अलग बात है कि वहां के वोटरों ने साबित किया, जो भी तौर तरीके रहे होंगे देवेंद्र यादव के, साम दाम दंड भेद, इनमें से जिसका जो इस्तेमाल किया होगा, ये जीत गए चुनाव वहां प्रेम प्रकाश पांडे जैसे वजनदार कैंडिडेट को हराकर। तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ ये ED का जो मामला है ये इसी बिलासपुर, जिस बिलासपुर संसदीय सीट से ये कैंडिडेट हैं, उसी बिलासपुर के हेडक्वार्टर में ये हाईकोर्ट बैठा हुआ है जिसने इनकी जमानत की अर्जी कैंसिल की है, अग्रिम जमानत की अर्जी। जी, आपको क्या लगता है इनके खिलाफ ED के मामले कोई मुद्दा बनेंगे वहाँ? बिल्कुल बनेंगे, ऐसा बिल्कुल ही बनेंगे, और बनना शुरू भी हो गए हैं। और बाकी तो छोड़िए, कांग्रेस के लोग ही औपचारिक चर्चा में कह रहे हैं जो जमानत पे जिनकी जमानत खारिज हो गई है उन्हें क्यों प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरह की काफ़ी बातें हुई है। एक तो अनशन में भी बैठ गए थे। इस तरह की काफ़ी बातें हुई हैं। अच्छा, यादव समाज से एक प्रत्याशी उतारना भी बहुत अच्छा फैसला रहा, लेकिन समस्या ये है कि इससे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अलग बात है। एक दूसरी बात ये भी देवेंद्र यादव के बारे में आती है कि ये छत्तीसगढ़ी यादव नहीं है जी, और ये शायद बिहार के या कहीं के यादव हैं। जी बिल्कुल। कहाँ के हैं ये? मूलतः बिहार के हैं। मूलतः बिहार के हैं। और भिलाई का विधायक रहने तक तो बात ठीक है, क्योंकि प्रेम प्रकाश पांडे भी बाहर के हैं, सरोज पांडे भी बाहर की हैं। जी। तो भिलाई का कल्चर तो एक अलग है। भिलाई स्टील प्लांट की वजह से उसको मिनी इंडिया कहते हैं। जी। और हर प्रदेश के लोग वहाँ बसते हैं। जी। इसलिए सब तरह के लोग जीत जाते हैं वहाँ पे। भिलाई की महानता ये है कि वो एक मिनी इंडिया की तरह बर्ताव करता है। जी। सारे लोगों को जिता देता है, वो भेदभाव नहीं करता कि कौन बिहार से आए हैं, कौन कहाँ से आए हैं। लेकिन बिलासपुर में तो यादव लोग जो हैं, स्थानीय यादव जो हैं बिलासपुर के। अब उसमें आपको छोटी सी एक बात घटना बता रहा हूँ। ये
यादव समाज हर विधानसभा में करीब करीब 20-20 हज़ार के आसपास वोटर होंगे वहाँ। अच्छा। हैं। अब इसमें जागरूक भी बहुत हैं, संगठित भी बहुत हैं। आपको याद होगा BR यादव ने एक संगठन भी बनाया था। हाँ। और उस समय करीब करीब 41 साल पहले उन्होंने एक फरमान किया था, कोई किसी के घर में जूठा नहीं मांगते, ये साफ सफाई का काम नहीं करे। याद है। तो उसका सबसे ज्यादा असर हुआ था बिलासपुर संभाग, समाज ने वही लागू किया था और उसका व्यापक असर हुआ था। उसके अलावा आपको याद होगा, मैं राज्य बनने की बात बता रहा हूँ, RLS यादव, वो यादव पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की थी तो उनको उभारा था। अब उसमें उन्होंने, वो चूंकि यूपी टच वाले थे, यूपी के यादव थे, आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, राउत नाचा का विरोध किया था, जो बिलासपुर का एक बड़ा कार्यक्रम, पूरे छत्तीसगढ़ के स्थानीय यादवों के बीच साल का सबसे बड़ा कार्यक्रम है बिलासपुर का। उसका तगड़ा विरोध हुआ यादव समाज ने कि ये किस आधार पे बोल रहे हैं, या क्यों ये किस आधार पे हमारे बारे में फैसला ले, सामाजिक उसको फैसला ले रहे हैं, इस तरह की बातें लेके उनको बाद में अपना वो वापस लेना पड़ा था, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बतलाना चाहूँगा, शशांक ने चर्चा शुरू की है RLS यादव की। RLS यादव अविभाजित मध्य प्रदेश के IPS अफसर थे। छत्तीसगढ़ में वो DGP रहे जी। मेरे दोस्त थे, निजी दोस्त थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। निजी चाल चलन में, राजनीति में नहीं कहता क्योंकि जोगी के साथ उनकी राजनीति थी, जोगी के शायद बैचमेट भी थे, वो एक ही बैच के थे दोनों। जोगी की 2 बैच है अलग अलग, मैं बतला दूं आपको। अजीत जोगी की, पहले वो IPS थे, बाद में वो श्रेणी सुधार जो कहलाता है, UPSC दोबारा देकर वो IAS हुए, क्योंकि कलेक्ट्री उनके मन में बैठी हुई थी और SP बनना उनको मजा नहीं आ रहा था। तो जोगी के 2 बैच अलग अलग थे, एक IPS का बैच था, एक IAS का था। अब RLS यादव उनके किस बैच के थे मुझको नहीं मालूम, लेकिन वो उनके निजी मित्र थे। DG रहे, DG होके जब रिटायर हुए तो अजीत जोगी ने उनको अपना सलाहकार बना लिया था, RLS यादव को। और अभी जोगी परिवार ने जो सागौन बंगला खाली किया है अपना निजी मकान बनाने के बाद, अमित जोगी ने, रेणु जोगी ने जो सागौन बंगला सरकारी मकान खाली किया है, इस मकान में रहते थे RLS यादव। बहुत सरल और बहुत सीधे व्यक्ति थे, बड़े सादगी में रहते थे। मेरा उस मकान में उनके साथ बहुत उठना बैठना रहता था। मेरे एक फ़ोन पे मेरे घर खाने भी आ जाते थे वो। उन्होंने यहाँ पे यादव राजनीति, जैसा शशांक ने अभी कहा, छत्तीसगढ़ में यादव राजनीति उन्होंने शुरू की। उन्होंने 90 सीटों पे से 10 सीटों पे यादव कैंडिडेट छांटे थे, जिसमें से एक कैंडिडेट के बारे में उनका कहना था कि ये बृजमोहन को भी हरा देगा, ऐसा उनका कहना था। तब तक वो सरकारी अधिकारी नहीं रह गए थे, सलाहकार हो गए थे, इसलिए राजनीति कर पा रहे थे। तो वो यादव समाज को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की थी, हो नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी ने उस हिसाब से उस समय 2003 में विधानसभा की टिकटें जाति के आधार पे उस तरह से नहीं बांटी थी, तो वो हो नहीं पाया, उनका सपना पूरा नहीं हुआ। और जिस बुरी तरीके से अजीत जोगी चुनाव हारे, तो उसके बाद फिर RLS यादव यहाँ रहे नहीं। शायद उसी दिन वो सरगुजा वगैरह के किसी एक कार्यक्रम में गए थे, वहीं से वो निकल गए थे आगे। तो छत्तीसगढ़ का और उनका एक दूसरे के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रेम बचा नहीं था उसके बाद में। लेकिन मुझको याद है, जो शशांक बतला रहे हैं कि जो राउत नाचा समारोह जो होता है, मंच पे होता है, बहुत बड़ा रहता है। मुझको ध्यान है, 1-2 मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से मैंने कोशिश भी की थी कि उनको राउत नाचा में वहाँ जो सीप की बनी हुई जैकेट पहनाते हैं, एक टोपी पहनाते हैं, उसमें से कुछ सामान मुझको भी मिल जाए, तो किसी ने दिया नहीं मुझको, उस समय जोगी ने भी नहीं दिया था। तो खैर, ये कार्यक्रम वहाँ बहुत बड़ा होता है। यादव समाज बिलासपुर के इलाके में बहुत संगठित हैं। मुझको नहीं मालूम कि बिहार के यादव जो हैं वो इस तरह का राउत नाचा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में यादव संस्कृति बड़ी संपन्न है जी। और ये क्वांटिफाइबल डेटा की जो रिपोर्ट है छत्तीसगढ़ की, भूपेश बघेल के समय ही हुई थी जी।
और मुझको जो बात पता लगी है वो ये है कि उसमें कुर्मी समाज 5वें नंबर पर है जी। और यादव शायद दूसरे नंबर पर है, साहू पहले नंबर पर है। तो इस रिपोर्ट को दबा के रखा गया, इसको उजागर नहीं होने दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं कि कुर्मी 5वें नंबर पे है, तुम हमारे नेता कैसे रहोगे, जाति के आधार पे अगर कुछ तय होना है तो। इसलिए ये टिकट दी गई बिलासपुर से एक यादव को, लेकिन देवेंद्र यादव को दे दी, जो न केवल बिलासपुर के लिए बाहरी हैं बल्कि वो छत्तीसगढ़ के यादव भी नहीं गिने जा रहे हैं। जी। तीसरी बात, ईडी वगैरह के मामले जितने हो चुके हैं, करोड़ों रुपए उनके नाम पे लिखाया गया है, ये सब बात भी उनके खिलाफ जा रही है। बिलासपुर से किसी स्थानीय यादव के जीतने की जो संभावना बन सकती थी जी। वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी में चौपट दिख रही है। चौपट दिख रही है, ऐसा ही है बिल्कुल। यानी ईडी का मामला 1, बिलासपुर के बाहर का होना 2, छत्तीसगढ़ के बाहर का यादव होना 3। चंदन यादव ने अगर टिकट दिलवाने में मदद की होगी देवेंद्र यादव को, तो वो तो खुद ही बाहर के हैं छत्तीसगढ़ के। बिल्कुल जी। दूसरा इसमें एक चीज़ और भी है कि सामाजिक, बाहर से अंदर बाहर का कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन सामाजिक रूप से कभी उस तरह के कार्यक्रमों में एक्टिव पार्टिसिपेट करते रहे यादव समाज के, वैसी भूमिका भी देवेंद्र यादव की नहीं रही। तो एक बात उनके खिलाफ भी ये जा रही है। और अब इसमें यह है कि जो भाजपा तो स्थानीय है ही, जो हालांकि वो एक बार धर्मजीत सिंह से विधानसभा चुनाव हारे थे, उनका क्लेम बन रहा था, लेकिन वो नहीं लड़े। संगठन के आदमी हैं, बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत सरल व्यक्ति। मेरे साथ घंटा 2 घंटा यहाँ बैठे थे वो जी, और बड़ी विनम्रता से बात कर रहे थे जी। और उनके मन में कोई मलाल नहीं था कि पार्टी ने मेरी विधानसभा की टिकट काटी जी। उनके मन में तोखन साहू की बात हो रही है, जो बिलासपुर से भाजपा के उम्मीदवार हैं जी। उनके मन में ये मलाल भी नहीं था कि मेरी टिकट काटे, उनके मन में ये उम्मीद भी नहीं थी कि मुझको लोकसभा की टिकट मिलेगी। उन्होंने कहा पार्टी हो सकता है, पार्टी के मन में मुझको कुछ बड़ा देने का हो, इसलिए छोटा मुझसे ले लिया है। ऐसा उन्होंने एक दार्शनिक अंदाज में इस बात को कहा था, कोई जानकारी के अंदाज में नहीं कहा था मुझको ये। अब ये देखना है कि इसमें क्यों, किस तरह का फैसला कर पाते हैं, किस तरह का ये चुनाव लड़ते हैं, ये देखना है। एक तो मुझको लग रहा है कि माहौल जिस तरह से, मैं शुरू में ही ये बात बतला दूं कि जिस चुनाव में अभी 2024 में हम हैं बीच में उसके, ये चुनाव मोदी की लहर का चुनाव दिख रहा है। भाजपा के कुछ लोग मोदी की सुनामी बोलने की गलती कर रहे हैं, मैंने उनको सुधारा है कि भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी ये नकारात्मक शब्द हैं भाई, अपने नेता के लिए इनका इस्तेमाल न करें, ठीक है? बिल्कुल। तो खैर, जो मोदी की लहर जो चल रही है एक, दूसरा जिस तरह से रामलला वगैरह का अयोध्या में हुआ है 2, तीसरा कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के पास जिस तरह से अभी कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है 3। लेकिन मैं आपको एक और बात बतला दूं, अभी जो चुनावी बॉन्ड का जो मामला आया है, इसमें केंद्र की भाजपा सरकार और भाजपा, इसका नाम जिस तरह से जिन जानकारियों के साथ में आ रहा है, मैं नहीं जानता हूं कि वोटर इतने जागरूक हैं कि नहीं कि इस बात को वो समझ पाएंगे। लेकिन अगर समझ पाएंगे तो इसका असर हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण, उनके पति अर्थशास्त्री हैं, मोदी की नीतियों के, निर्मला सीतारमण की नीतियों के बड़े विरोधी हैं, बड़े प्रखर अर्थशास्त्री हैं, उनके बड़े बड़े इंटरव्यू हैं। उन्होंने कल या परसों ही इस बात को कहा है कि चुनावी बॉन्ड को लेके ये जो घोटाला हुआ है, ये न केवल हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं नहीं जानता, ये घर की बात है, निर्मला सीतारमण के और उनके पति के बीच की बातचीत होती है नहीं होती है, जो भी होता है उनके घर के भीतर की बात है। मैं अभी एक BBC पे रिपोर्ट पढ़ के आया हूँ कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पार्टी ने उनसे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा था, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास इस चुनाव लड़ने के लायक खर्च नहीं है। देश की वित्त मंत्री ये बात बोल रही हैं कि उनके पास लोकसभा का चुनाव लड़ने के लायक खर्च नहीं है, रकम नहीं है उतनी।
अब जो भी इसका मतलब निकलता हो मैं नहीं जानता। उनके पति ये कह रहे हैं कि ये चुनावी बॉन्ड का जो घोटाला है ये पूरे विश्व का, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। ये चुनावी बॉन्ड तो ठीक है, ये घोटाला तो चर्चा में आ गया है, प्रचारित भी हो रहा है। हाँ। इसके अलावा एक योजना है जिसको कांग्रेस बहुत जोर शोर से प्रचारित कर रही है, वो है नारी न्याय योजना। नारी न्याय योजना उसमें ठीक वैसा ही प्रचार कर रही जैसे विधानसभा चुनाव के समय भाजपा महतारी वंदन योजना का भाजपा ने प्रचार किया था। अब उस पर उसी तरह के फॉर्म बनवाए जा रहे हैं, बटाए जा रहे हैं। रायपुर में भी अगर मुझे पता चला है कि 10 लाख फॉर्म छपवाए जा रहे हैं, नांदगांव में भी वैसा ही हो गया है कुछ इसी अंदाज में, जिसमें सबसे गरीब परिवारों की एक महिला को 8,333 रुपया महीना मिलेगा। 1 लाख रुपया साल का। लेकिन जो महतारी वंदन और इसमें एक फर्क है शशांक। महतारी वंदन में जो कुल वोटर छत्तीसगढ़ में थी महिला वोटर, उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर थी। 70 लाख को मिल रहा है महतारी वंदन का, यानी महिला वोटरों में से 70% को। ये जो है ये टोटल महिला वोटरों में से 7 से 10%, 15% के भीतर ही को ही मिलेगा। बहुत सीमित संख्या में है ये। कहाँ 70 और कहाँ 7, ये फर्क बहुत बड़ा है। ये भी तब जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आएगी, देश में आएगी। तो मैं उससे इनकार नहीं करता, हर पार्टी को अपना दावा करने का हक है, वायदे करने का हक है। लेकिन जो कह रहे हो ये फर्क बहुत बड़ा है, 1,000 रुपया महीना और 8,333 रुपया महीना। लेकिन ये फर्क रहेगा 70 लाख महिलाओं के बीच और 7 लाख महिलाओं के बीच। तो 70 में से 7 लाख महिलाएं जो हैं, अब मैं नहीं जानता कि रायपुर में विकास उपाध्याय जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो 10 लाख फॉर्म किस आधार पे भरवा रहे हैं, क्योंकि खुद कांग्रेस की घोषणा ये है कि जो सबसे गरीब तबका है उन परिवारों के एक महिला को ये मिलेगा। तो कुल 7%, 8%, 10% तक ही मिलेगा महिलाओं को। तो ये 70 लाख जो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन है उसका ये 10वां हिस्सा। नहीं, अपन ये भी कहें कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास वैसे ही मुद्दों का बहुत अकाल है। अकाल है इसलिए पलायन कर रहे हैं। लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या क्षेत्र छोड़ रहे हैं अपने परंपरागत सीट से। आपने सही शब्द कहा। मैं डर रहा था कि छत्तीसगढ़ से मजदूरों का काम की तलाश में बाहर जाना, उसको तो आप पलायन नहीं बोल रहे हो, क्योंकि मैं उनके लिए पलायन शब्द के खिलाफ हूँ। लेकिन आपने ठीक कहा, नेता तो पलायन ही कर रहे हैं। कोई कहानी किस्सा जैसा है मैंने देखा नहीं है। मैं समुद्री जहाज में गया हूँ, नेवी के शिप पे एक बार, लेकिन मैंने आंख से नहीं देखा है। लोग ऐसा बतलाते हैं कि जहाज जब डूबने वाला रहता है तो चूहे सबसे पहले कूद के भागते हैं। कैसे सुना है क्या? कहावत ही सुना है, बस कहावत देखा नहीं होगा। तो अभी जो लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, मैं नहीं जानता कि ये जहाज डूब रहा है कांग्रेस का या ये लोग चूहे हैं। कांग्रेस के लोग अपना खुद ही तय करें कि वो क्या हैं, उनका जहाज डूब रहा है कि बच रहा है। लेकिन जिस अंदाज में लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये बिलासपुर में कुल एक व्यक्ति मुझको धरने पे बैठा दिख रहा है देवेंद्र यादव के खिलाफ। देखिए, धरने पे तो एक ही बैठे हैं, लेकिन सबके दिमाग में ये बात तो आ गई है। आपको बिलासपुर का ही इतिहास उठा के देख लीजिए कि बिलासपुर में बड़े बड़े लीडर हुए और ज़्यादातर या तो जांजगीर के लीडर आके वहाँ लड़ते रहे हैं या और कहीं लड़ते, लेकिन रायपुर बिलासपुर के या रायपुर दुर्ग संभाग के लीडर वहाँ जाके लड़ते रहे, ऐसा नहीं हुआ है। चलिए, आप जो कह रहे हैं उसमें मेरे को एक ही फायदा दिख रहा है कि देवेंद्र यादव रायपुर के बगल में भिलाई के विधायक रहते हुए एक बार भी कभी मेरी चाय पीने के लिए नहीं आए थे। लेकिन तोखन साहू जो हैं वो खुद होकर उनके पार्टी की सरकार बन जाने के बाद भी मुझसे एक बार चाय पीने के नाम पे आए थे। बाद में उन्होंने बताया वो चाय पीते नहीं हैं। तो कम से कम एक जाना पहचाना चेहरा सांसद बनेगा, अगर जो आप कह रहे हैं माहौल बिलासपुर में वैसा रहता है तो। चलिए, बिलासपुर पे बहुत चर्चा हो गई, आज का एपिसोड इसी पे खत्म हो जाएगा। नहीं तो अब हम किस पे बात करें? जांजगीर चांपा पे बात करें। जांजगीर चांपा शेड्यूल्ड कास्ट, ये अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है। ये छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में अकेली ऐसी सीट है
जहां 8 की 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं अभी के चुनाव में। महंत जो हैं डॉक्टर चरणदास महंत, उनके प्रभाव का ये इलाका है, उन्हीं का इलाका है, उनका जन्म स्थान इसी इलाके में है ये, और वहाँ से हर विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती। बहुत बड़ी बात है ये। भाजपा के पास इस लोकसभा सीट से मंत्री बनाने की भी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ विधान परिषद तो है नहीं कि आप किसी को मंत्री बना दो बाद में विधान परिषद से ले आओ। और 8 के 8 विधायक कांग्रेस के हैं, तो भाजपा यहाँ से किसी को इस्तीफा दिलवा के अपना दूसरा विधायक भी नहीं बनवा सकती थी। जोगी करवा सकते थे ऐसा, जोगी ने करवाया भी। जोगी ने उइके को, रामदयाल उइके को इस्तीफा दिलवाया था भाजपा से। उन्होंने इस्तीफा देके, विधानसभा से इस्तीफा देके सीट खाली की थी। वो दिन हवा हुए, अब ऐसा नहीं होने वाला है। जांजगीर चांपा की बात करें शशांक, यहाँ भाजपा के कैंडिडेट कौन है अभी? श्रीमती कमलेश जांगड़े। कमलेश जांगड़े यहाँ से भाजपा की कैंडिडेट हैं 2 मार्च को। उसमें सारा का सारा 11 नाम उसमें थे, श्रीमती कमलेश जांगड़े का नाम उसी में था। ये अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है। यहाँ पर पहले एक बार यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं शिव डहरिया, एक बार लड़ चुके हैं 2009 में। 29% वोट मिले थे, 87,000 से हारे थे। उनको दोबारा यहाँ से टिकट दी गई है शिव डहरिया को। विधानसभा चुनाव हार गए थे आरंग से, और ये नगरीय प्रशासन मंत्री थे ये शिव डहरिया, म्युनिसिपल मिनिस्टर थे, शायद श्रम मंत्री भी थे ये। ऐसा इनका नाम अप्रिय चर्चाओं में ज़्यादा रहा, बहुत सारी अप्रिय चर्चाएं होते रही। आरंग में किसी अवैध कॉलोनी को लेके इनका नाम जुड़े रहा, रायपुर में कोई सामुदायिक भवन पे कब्जे को लेके इनका नाम जुड़ते रहा। ये अपनी पत्नी को लड़वाना चाहते थे जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से, लेकिन पार्टी ने शिव डहरिया को कहा। खैर, पार्टी ने इस बार बहुत सारे लोगों को ये सोच के भी टिकट दी है कौन कौन खर्च कर सकते हैं। पार्टी यानी कांग्रेस ने ये सोच के टिकट दी है कि कौन कौन खर्च कर सकते हैं। ये उस समय से पार्टी में ये सोच चले आ रही थी जब राष्ट्रीय कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज नहीं हुआ था, उस समय से चले आ रहा है। अब तो पार्टी के पास अकाउंट में पैसा भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के इसके कोषाध्यक्ष फरार चल रहे हैं, राम गोपाल अग्रवाल। आप देखिए, नाम में राम भी है, गोपाल भी है, फरार चल रहे हैं। कितनी बुरी बात है, 2 भगवानों का नाम रखा हुआ है और फरार चल रहे हैं साल भर से। ऐसे ही है, बिल्कुल कुछ पता नहीं लगा इस चुनाव में पैसा देने वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे कि नहीं, वो तो फरार हैं। और पार्टी ने अलग अलग लोगों को रिपोर्ट किया था विधानसभा चुनाव के दौरान कि आप ये वो करो, उसका सब्स्टिट्यूट हुआ भी। कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। तो कुछ इसी तरह का फार्मूला इस बार भी अपनाएंगे अगर पैसा देंगे। हालांकि जैसे देवेंद्र यादव एक खुद सक्षम है, वो तो देवेंद्र यादव के नाम से वो सूर्यकांत तिवारी के हिसाब किताब में लिखा हुआ है कि ये सक्षम है। भूपेश बघेल भी सक्षम है, शिव डहरिया भी सक्षम है, विकास उपाध्याय भी सक्षम है। विकास उपाध्याय का नाम कहीं पे नहीं आया लेकिन वो जांच में पुश्तैनी उनकी जमीन काफी है। और बड़े नेता जो हैं उसमें चरणदास महंत अकेले हैं, जिनके यहाँ न ईडी का छापा पड़ा, न आईटी का छापा पड़ा, न जिनके खिलाफ अभी कोई ईओडब्ल्यू में केस दर्ज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, न सीबीआई की जांच पेंडिंग है। भूपेश बघेल के खिलाफ सेक्स सीडी में सीबीआई की जांच पेंडिंग है ना? सीबीआई केस चला रही थी। फिर उसने केस को छत्तीसगढ़ के बाहर ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी। उस याचिका पे आज तक कुछ नहीं हुआ। 5 साल पूरा निकल गया। ये हिंदुस्तानी जुडिशरी की स्पीड जो है आप देखिए। सीबीआई केंद्र सरकार की अपनी एजेंसी, इन 5 साल में दिल्ली में मोदी सरकार है, मोदी सरकार की सीबीआई है। सीबीआई ने केस को छत्तीसगढ़ के बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन लगाया सुप्रीम कोर्ट में। 5 साल में भूपेश बघेल, विनोद वर्मा के खिलाफ ये सेक्स सीडी का केस बाहर नहीं जा पाया। फैसला ही नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने।
ऐसे ही है जी। तो खैर कवासी लखमा के खिलाफ भी केस है जी। ईडी का, आईटी का कोई केस है, 50 लाख रुपया महीना मिलता था ऐसा कोई आरोप है, तो वो भी सक्षम है। जी। अक्षम कौन कौन बच गए हैं? यानी कम से कम अपन शिव डहरिया की बात कर रहे हैं, जहांगीर चांपा की, जी, तो ये तो पर्याप्त सक्षम है ना चुनाव लड़ने के लिए। पर्याप्त सक्षम है। पार्टी को थोड़ी पैसा इनको देना पड़ेगा। मुझको फिक्र इनकी हो रही है शिव डहरिया की जी, कि कांग्रेस का खाता जब्त है जी, बैंक में, जी, वो पैसा देने की हालत में नहीं है। नहीं, इनके बारे में ये प्रचारित है वो 1-2 सीटों पर खर्चा उठा भी सकते हैं, ऐसा कुछ लोग अच्छा कहते हैं। थोड़े कमजोर पड़ रही वो है शशि सिंह। अच्छा, लेकिन अपन उसके ऊपर बात कर चुके हैं, हाँ, बात कर चुके हैं। कमजोर क्यों पड़ेंगी? उस इलाके के सबसे बड़े नेता जो हैं टीएस सिंहदेव जी, उनके पास शायद 660 करोड़ था आखिरी हिसाब किताब के मुकाबले जी। शायद जितने बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के उनका सबका संपत्ति को मिला लें तो भी उससे ज्यादा टीएस सिंहदेव की पारिवारिक संपत्ति चली आ रही है। ऐसे ही है जी, ठीक है। हाँ। तो हम बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा की। जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े जी, ये बीजेपी की कैंडिडेट हैं, बीजेपी के कैंडिडेट और शिव डहरिया जी, ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इस सीट से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 78,000 वोटों से आगे थी। देखिए क्या होता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का अलग अलग वो रहता है। जरूरी नहीं कि सीट बदल भी जाए। जैसे आप पिछले चुनाव में ही आप देख लीजिए नांदगांव को। नांदगांव रायपुर ही सबसे बड़ा उदाहरण है। 7 से 8 सीटें, ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव में उल्टा हुआ। अब जांजगीर चांपा की बात करें, मोदी है तो मुमकिन है उल्टा होना। जांजगीर चांपा में ये है कि ये पहले एक बार चुनाव लड़ चुके हैं डॉक्टर शिव डहरिया, तो वो अनुभवी हैं। 87,000 से हारे थे जी, लेकिन उस समय दाऊराम रत्नाकर को 2.25 लाख वोट मिले थे जी। इस बार बसपा का कितना वोट का अंदाज है? देखिए वहाँ 1-1.5 लाख वोट तो उनको मिलते ही हैं, मिलेगा अभी भी। हाँ, डॉक्टर रोहित डहरिया है वहाँ से प्रत्याशी, उन्होंने उतारा है। अच्छा, वो उनके कमिटेड वोट हैं। अच्छा, खास करके पामगढ़, जयपुर इस इलाके में। ये शिव डहरिया के साथ ये है, ये पलारी, अब वो सीट तो विलोपित हो गई है, वो कसडोल के हिस्से में चली गई है। वहाँ से विधायक रहे, बलाईगढ़ से विधायक रहे, तो क्षेत्र को वो परिचित हैं और आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण वो फिट बैठ रहे थे। खैर, अब चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव जैसे डिक्लेयर हुआ है उसके बाद से कुछ पलायन भी हुए, मतलब पार्टी छोड़े भी हैं। जैसे हम चर्चा करें, बड़ा नाम जो हुआ जयपुर से केशव चंद्रा, 2 बार बसपा के विधायक रहे, वो भाजपा में शामिल हुए। अच्छा, दूसरा चुन्नी लाल साहू अकलतरा से विधायक रहे, वो प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, वो भी चले गए, भाजपा में आ गए। इसके अलावा डॉक्टर चौलेश्वर चौहान से दर्जनों नाम हैं। एक बड़ा नाम जो है जो विधानसभा के समय ही कांग्रेस को छोड़ गया, अभी तक गया नहीं है, वो ये है महंत रामसुंदर दास जी। उनका भी इस इलाके में कहीं कहीं पे थोड़ा सा असर है जी। वो इसी इलाके से एक विधानसभा सीट से लड़ना भी चाहते थे। वो पामगढ़ से विधायक रहे, जयपुर से विधायक रहे। हाँ, तो वो लड़ना भी चाहते थे ये विधानसभा वहीं से जी। उनको टिकट मिली नहीं जी। उनको टिकट दी गई रायपुर दक्षिण से बृजमोहन के खिलाफ जी। और उनको निपटा दिया गया अच्छे से, लंबे से। यानी महंत रामसुंदर दास ने कांग्रेस से ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि जितने बड़े वोटों से मैं हारा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस पार्टी में अब रहना नहीं चाहता। ऐसा उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन अभी बीजेपी में आए नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये चुनाव अभी बाकी है जी। क्या वो बीजेपी में आ भी सकते हैं रामसुंदर दास? देखिए, दल बदल की प्रक्रिया भी चल रही है। कल ही जगदलपुर की महापौर कांग्रेस की सफीना साहू, वो पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुई। कई और बड़े नेता गए हैं। तो ये तो चल रहा है, हो सकता है देर सवेरे कुछ लोग और भी चले जाए, कुछ लाइन में भी है। कई पूर्व विधायक के आवेदन आ चुके हैं, बाकायदा इसके लिए कमेटी बनी है कि लेना है कि नहीं लेना है, अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में। आ चुके हैं, आपके पास भी आ रहे हैं क्या? नहीं, आवेदन पार्टी के पास। बीजेपी में, मैं समझा आपके पास भी आ रहे हैं। तो जांजगीर चांपा यहाँ से शिव डहरिया और कमलेश जांगड़े, इनके बीच मुकाबला है। वोटरों के तसल्ली के लिए मैं बतला दूं कि शिव डहरिया कम से कम
सक्षम संपन्न है, वोटरों को ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए कि चुनाव आके सूखा सूखा निकल जाएगा क्या। जी। दूसरी तरफ बीजेपी है, प्रदेश की सत्ता में है, देश की सत्ता में है, तो आप उम्मीद से रहिए चुनाव ठीक रहेगा, ऐसा लगता है मुझको। अगली सीट कौन सी? कोरबा। कोरबा पे चर्चा करें शशांक। कोरबा अनारक्षित सीट है, यहाँ से अभी ज्योत्सना महंत सांसद हैं। ज्योत्सना महंत पिछली बार 26,000 वोटों से जीती थी। प्रदेश में कुल 2 सीटें जीती थी कांग्रेस, जिसमें से एक कोरबा से ज्योत्सना महंत, एक बस्तर से दीपक बैज, कुल 2 सीटें। महिला अकेली थी पूरे प्रदेश में जीतने वाली। एक दिलचस्प बात और बता दूं, 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान 3 जगहों पर कांग्रेस की सरकार बनी। 2018 विधानसभा चुनाव, 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें बनी। इसके बाद 6 महीने के भीतर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो राजस्थान में कांग्रेस के सांसद बने नील बटा सन्नाटा यानी 0। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सांसद बने 1 मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से। उनका असल में चुनाव आयोग भी विचार कर रहा है कि छिंदवाड़ा को कमलनाथ के परिवार के निजी जागीर के रूप में दर्ज कर लिया जाए और एक लोकसभा सीट को कम कर लिया जाए, ऐसा विचार चल रहा है चुनाव आयोग में। तो नकुलनाथ जीते थे मध्य प्रदेश से, 29 सीटें हैं वहाँ पे, 1 जीते थे, और छत्तीसगढ़ से 2 लोग जीते थे। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि 2018 के विधानसभा चुनाव में ये तीनों राज्य कांग्रेस जीती, तीनों जगह सरकारें बनी, और 6 महीने बाद इन 65 लोकसभा सीटों में कुल 3 रह गई थी कांग्रेस के पास। इन 3 में भी अकेली महिला थी ज्योत्सना चरणदास महंत, 26,000 वोटों से जीती थी। ठीक है ये। अब यहाँ पे मुकाबला अधिक दिलचस्प इसलिए हो गया है कि दुर्ग जिले की नेता रही हुई सरोज पांडे, दुर्ग जिले के बाहर तो इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, विधानसभा, लोकसभा जो कुछ लड़ा था उन्होंने दुर्ग जिले में ही लड़ा था। सरोज पांडे को वहां से कोरबा भेज दिया गया भाजपा का कैंडिडेट बनाकर। आपको ध्यान होगा हमने सबसे पहले ये न्यूज़ पब्लिश की थी छत्तीसगढ़ अखबार में कि 14.5 करोड़ की जो सांसद निधि थी हर सांसद के पास, उसमें से 12.5 करोड़ रुपए सरोज पांडे ने राज्यसभा सदस्य जिनका 11 सीटों पर काम है, उन्होंने 14.5 करोड़ में से 12.5 करोड़ 1 हफ्ता पहले कोरबा में खर्च किया था, वहीं आवंटित कर दिया था सबको। पार्टी ने बाद में टिकट अनाउंस की थी, सरोज पांडे ने ये आवंटन करके पहले अनाउंस कर दिया था कि मैं कोरबा से लड़ रही हूँ, ऐसा ही था। तो अब वहाँ पे 2 महिलाओं के बीच मुकाबला है, दोनों महिलाओं के बीच अलग अलग किस्म का फर्क भी है। एक बाहर से आकर वहाँ लड़ रही हैं दुर्ग से, दूसरा वो बाहर के मूल की भी हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ इस बात को, जब सोनिया गांधी इटली से आकर यहाँ चुनाव लड़ सकती हैं, विजया राजे सिंधिया नेपाल से यहाँ हिंदुस्तान आके यहाँ इतनी बड़ी नेता बन सकती हैं, सभी लोग बन सकते हैं ऐसे नेता, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, देश पूरा एक है मेरे हिसाब से। राहुल गांधी केरल से जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, सुषमा स्वराज बेल्लारी से कर्नाटक से चुनाव लड़ी थी, बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों से लड़ते हैं। तो मैं सरोज पांडे को बाहरी नहीं मानता, लेकिन जो लोग वहाँ पर मुद्दा बना रहे हैं वो ये है कि ये बाहर से आई हुई हैं। तो सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत इनके बीच वहाँ पे मुकाबला है। क्या है शशांक वहाँ की तस्वीर, कोई तीसरा कैंडिडेट भी है? जी, वहाँ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का श्याम सिंह मरकाम ये प्रत्याशी बने हैं। श्याम सिंह मरकाम के बारे में आपको बता दो, ये भरतपुर सोनहट से अभी 2023 का विधानसभा चुनाव लड़े थे अभी हाल के। अच्छा। और करीब 33,500 वोट पाए। ऐसा? हाँ। अच्छा। और ये भरतपुर सोनहट इसी संसदीय सीट का हिस्सा है। अच्छा, अब वो दिक्कत ये है, अब गोंडवाना को वोटों को देखा जाए 33,500 वो खुद पाए,
23,000 वोट बैकुंठपुर से मिला गोंडवाना को, 10,000 वोट यहाँ से, और पाली तानाखार से तो उनके अपने विधायक हैं, जीत के आए हैं। प्रदेश के अकेले गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम है। हाँ। अब इसमें यह होता है कि लेकिन लोकसभा चुनाव में आते आते थोड़ा सा अलग होता है, ये वोट बैंक तो उनका अपना पैठ है। पिछले लोकसभा चुनाव में तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम प्रत्याशी थे और लगभग 38,000 के आसपास सिमट गए थे कुल। जबकि तो हम ये मान सकते हैं कि इस बार भी 30, 35, 40,000 वोट उनको मिल सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वो श्याम सिंह मरकाम उस बेल्ट के रहने वाले, कोरिया बेल्ट के, ये इधर के रहने वाले हैं, पाली तानाखार के। तो खैर अपनी एक प्रभावी उपस्थिति तो दिख रही है इनकी, क्योंकि ये सक्रिय भी है। अब सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत की बात करें, अभी ज्योत्सना महंत के पक्ष में एक अच्छी बात ये हुई, सफलता इनको ये मिली, विनय जायसवाल पार्टी में आ गए, पार्टी में लौट के आ गए, जो इसी संसदीय सीट से थे, यहाँ से मनेनगढ़ से विधायक रहे हैं। उनकी टिकट काट के दूसरे को दी गई तो उनको पार्टी ने वापस ले लिया है। और उनकी पत्नी है कंचन जायसवाल, जो चिरमिरी की महापौर है। तो ये है। और जो छोटे मोटे नाराज नेताओं हैं उनको मनाने में महंत जी तो मायावी आदमी हैं। हाँ। उतना वो तेज हैं। कर लेता हूँ। मैंने बहुत से नेताओं को देखा है। चरणदास महंत जो हैं वो दिग्विजय सिंह के एकदम खास शिष्य जैसे हैं। दोनों की उम्र में बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा, लेकिन वो दिग्विजय सिंह को बहुत मानते हैं वो, और उनसे विनम्रता उन्होंने सीखी है। संबंध किसी से खराब नहीं रखते। जिस वक्त अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बुलडोजर लेके तहस नहस कर रहे थे, गिरा देना चाहते थे, पंजे की एक एक उंगली जोगी अपने बुलडोजर से तोड़ देना चाहते थे, गिरा देना चाहते थे, उस वक्त भी चरणदास महंत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जोगी से संबंध ठीक रखने की कोशिश करते थे। बहुत विनम्र हैं, सीधे हैं, सरल हैं। मैंने उनको बदसलूकी किसी से करते नहीं देखा। बरसों से उनको देख रहा हूं मैं करीब से। जितने नेताओं को देख रहा हूं उनको शायद कुछ ज़्यादा करीब से मैं देख रहा हूं। विनम्र हैं, बदतमीजी नहीं करते, किसी से बदसलूकी नहीं करते। चुनाव में इसका फायदा उनको दूसरी पार्टी के लोगों से भी मिलता है। ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पिछले चुनावों को आप देखे जाए तो 2-3 विधानसभा ही ऐसा है जो खेल बिगाड़ सकते हैं, मतलब माहौल को इधर उधर करने में सक्षम है। हाँ। जैसे पाली तानाखार, मरवाही, कटघोरा, ये कांग्रेस से बेल्ट माना जाता है। अब पिछले भी चुनाव में अगर आप देखें तो बड़ी लीड यहीं से मिली थी, और इन्हीं के बदौलत अच्छे खासे मतलब 26,000 वोट से ज्योत्सना महंत चुनाव जीती थी। भाजपा के लिए सुविधाजनक की स्थिति ये है कि मरवाही से इस बार उनका अपना विधायक बरसों बाद आया है, 98 के बाद। लेकिन यहाँ जोगी कांग्रेस की भूमिका रही, उससे कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे स्थान पे चले गए थे। दूसरे अभी जोगी कांग्रेस की क्या भूमिका रही है, अमित जोगी क्या कर रहे हैं, ये साइलेंट है, अभी तक तो कुछ नहीं किया। अभी तो एक सनसनी ये भी फैली हुई थी कि अमित जोगी को कैंडिडेट बना सकती है बीजेपी कोरबा से, लेकिन 2 मार्च को वो खत्म हो गया जब सरोज पांडे का नाम घोषित हो गया। वैसे भी उतना आसान मुझको दिख नहीं रहा था। बिल्कुल नहीं। और वो अभी मकान भी अब शिफ्ट कर दिए, नए मकान में आ गए हैं। खामोश हैं, कुछ दिख नहीं रहा, पार्टी की कोई गतिविधियां कहाँ रही। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे स्थान, लेकिन वो महंत को हराना चाहेंगे, यानी ज्योत्सना महंत को हारते हुए देखना चाहेंगे, कांग्रेस को हारते हुए देखना चाहेंगे। मुझको लगता है कि अमित जोगी का अपना राजनीतिक अस्तित्व जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खात्मे से जुड़ा हुआ है, कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का खात्मा होता है तो अमित जोगी के पास साबित करने के लिए एक मुद्दा रहेगा कि उनको बाहर रखकर कांग्रेस पार्टी खुद खत्म हो गई। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी कुछ इसी ढंग से उठाए कि उसको भाजपा को सुविधा हो। कुछ इस तरह की बातें रही। और फायदा भी हुआ। अभी भी कुछ गुलदस्ता वगैरह वाला फोटो देख रहा था मैं अमित शाह जी से मिलने का। लेकिन बात बस गुलदस्ते तक ही सीमित रही, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। कोई मुझको बोल रहा था मिले अमित हमारा तुम्हारा, ऐसे तो दोनों तरफ से अमित शाह अमित जोगी, कुछ ऐसा आपने भी सुना था क्या ऐसा? इस तरह का वो जुमला तो था। अब खैर ये मुकाबला काफी नजदीकी रहेगा,
कोरबा में आपको क्या लगता है, यहाँ बसपा के भी कैंडिडेट हैं क्या? बसपा के भी कैंडिडेट हैं, लेकिन उतने प्रभावी नहीं रहे जितना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रहते हैं। ऐसा? हाँ, और सरोज पांडे को शुरुआती वहाँ हल्का सा विरोध, मतलब ऊपरी तौर पर भाजपा में तो अब ज़्यादा वो होता नहीं है, बाहरी होने का पार्टी के भीतर या कार्यकर्ता वो नहीं कर रहा है। हालांकि वो काफ़ी मेहनत भी कर रही हैं, और जो नाराज थोड़े बहुत थे उनको भी समझाने में कामयाब रही। मोदी का एक चेहरा भी है। तो अब ये कुल मिला के ये देखना है कि किस हद तक क्या रहेगा, कितना मुकाबला काफ़ी नज़दीकी रहेगा, क्योंकि आप पुराने जब से कोरबा सीट को देखेंगे तो 20, 25, 30, 50 हज़ार तक कोई नहीं जा पाया है। ये सब कम वोट से जीत हार होती है यहाँ पे। यानी सीट जो है इसमें किसी एक पार्टी का एकाधिकार हो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, कि जो रायपुर में सुनील सोनी 3-4 लाख वोट से जीत गए, कहीं विजय बघेल 3-4 लाख वोट से जीत गए दुर्ग से, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कोरबा संतुलित है। आपको देखना और समझना चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। ये भावनाओं में बह नहीं जाता कि पूरा का पूरा एक तरफ डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। ये सबसे कम वोटों से फैसला करने वाली लगातार वैसी है। वैसा ही। और यहाँ ज्योत्सना महंत को एक फायदा ये है कि वो खुद भी विनम्र हैं, सरल स्वभाव की हैं, और चरणदास महंत भी वैसे ही स्वभाव के, उनके महंत जी खुद सांसद रहे वहाँ से, खुद सांसद रहे हैं वहाँ से। तो महंत परिवार जो है वो वहाँ का पहले का देखा भाला खरा परिवार है, देखा भाला खरा। सरोज पांडे में भी कोई कमी नहीं है, ऊर्जावान है, भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पे वो नेता रही हुई हैं, और अगर वो वहाँ से रहेंगी सांसद कोरबा से तो कोरबा के मुद्दों को उठाएंगी वो, उनमें कोई कमी मैं नहीं देख रहा हूँ। वहाँ के वोटरों को देखना है कि महंत परिवार जिसके 2-3 लोगों को वो बरसों से देखते चले आ रहे हैं। चरणदास महंत खुद भी यहाँ से सांसद रहे हैं, 2009 में रहे। 20,000 वोट से जीते थे। खैर, आज की चर्चा और लंबा खींचने के बजाय हम यहाँ पर रुक रहे हैं, और आखिरी की जो 4 सीटें बच रही है, नहीं शशांक? हाँ जी, हम कल 4 आज 3 जी, अभी 3 सीटों पे ही आए हैं, 3 सीटों पर आए। लेकिन बिलासपुर की चर्चा थोड़ी लंबी खींच गई जी, और मैं सोच तो रहा था कि हम 4 सीटों को अभी कर लेंगे, लेकिन फिर मुझको अभी लग रहा है कि खाना मेरा लेट होने की वजह से थोड़ा शुगर लेवल नीचे जा रहा है, तो कुछ बातचीत मेरे मुंह से अचानक कुछ अटपटी न निकल जाए, इसलिए आज की बात को हम यहाँ पे रोक रहे हैं। कल मैं और शशांक इसी समय आपके सामने फिर मौजूद रहेंगे। कल हम बची 4 सीटों को निपटा लेंगे। आज जैसा बिलासपुर को आधा घंटा हमने समर्पित किया है, कल ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बतला दूं, कल की सीटें बड़ी दिलचस्प हैं जी। कल हम नांदगांव पे चर्चा करेंगे, दुर्ग पे चर्चा करेंगे, रायपुर पे चर्चा करेंगे, महासमुंद पे चर्चा करेंगे जी। चारों सीटें बड़ी दिलचस्प हैं। आप जाइएगा मत कहीं, अभी से लेके कल तक 24 घंटे यहीं रहिएगा ऑनलाइन कहीं पर इंतज़ार करते हुए। फिलहाल अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लिंक दोस्तों को भी भेजिएगा, लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे निष्कर्ष कौन से सही हैं गलत हैं। कहीं कोई गलत जानकारी हमसे निकल गई हो तो सुधार भी कर दीजिएगा उसमें। हम बिना ज़्यादा तैयारी के बैठते हैं। यहाँ मेरे लैपटॉप पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है कि हमको क्या बोलना है। हम टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह लेकर नहीं बैठते हैं। जब हम बैठते हैं तो मैं और शशांक ये भी नहीं सोच के रहते कि हमको क्या क्या बोलना है आज, वो यहीं बैठ कर तय करते हैं। चलते चलते एक छोटी सी आपसे अपील ये कि अगर आप दुपहिया चलाते हैं या बैठते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, कार पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन पर बात मत कीजिए, शराब पी है या कोई और नशा किया है तो बिल्कुल भी गाड़ी मत चलाइए, न 2 व्हीलर न 4 व्हीलर। आपकी ज़िंदगी अपनी है, आपके हाथ में है। आम तौर पर कभी कभी आप बेकसूर हैं तो भी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, लेकिन कम से कम इनमें से कोई गलत काम करके आप न मारे जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे कोई एक दर्शक भी कम हो। आप चाहे दुनिया के लिए बिल्कुल ही फिजूल के हों, आपके घर वालों के लिए आप फिर भी महत्वपूर्ण रहते हैं। अपने घर वालों का ध्यान रखिए,
ठीक से चलिए, सड़क पर हिफाजत का ख्याल रखिए अपना, क्योंकि आपको मालूम है ना, मैं जो कहता हूँ, मुझको कल किसी ने टोका कि इतनी कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, सड़क पर केवल ट्रैफिक सिपाही तैनात नहीं रहते हैं। सड़क पर आगे गदा लिए हुए भैंसे पर बैठा हुआ एक आदमी भी तैनात रहता है। पुलिस से बच के निकल सकते हैं, उससे बच के नहीं निकल पाएंगे, थोड़ा ध्यान रखिए। कल फिर मिलते हैं।